नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को डिटेल में कवर करेंगे। इसी के साथ इसके बैकग्राउंड, उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथियों, जैसा कि आपने पिछले काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि इंडियंस को के एसोसिएशन के बिना वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली नहीं चला सकते। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। खैर, आगे बढ़ते हैं। साथियों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जो कि पिछले एक्ट में भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश की गई, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में। और लेकिन इस संख्या को बढ़ाने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि उनकी जो ऑफिशियल मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो इंटैक्ट रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। हाँ, इंडियंस को वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ आपको जगह दी जा रही है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से एम्पावर्ड नहीं हो पा रहे थे। मींस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर उन्हें जगह दी जा रही थी काउंसिल में। तो ये इसका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि किस तरीके से उनके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, एडिशनल मेंबर्स भी उसे कह सकते हैं, उनको जगह देने की कोशिश की गई, उनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश की गई, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल दोनों पे। अगर हम इसके दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो फंक्शंस थे उसको इंक्रीज़ कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम होता है कि भाई वो लॉ बनाए और लेजिस्लेट करे, और बजट भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो बजट था उस पर डिस्कशन करने की पावर मिल गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और स्पेशली जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। और इसमें जो डिस्कशन की पावर मिल गई थी, और ये क्वेश्चन भी कर सकते थे एग्जीक्यूटिव को, जैसे आज करंटली बजट सेशन में होता है हमारे देश में। वो इन द सेम वे उनको पावर मिल गई थी, लेकिन वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। ये पावर उन्हें आगे आने वाले एक्ट में मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल ये है कि वो क्वेश्चन रेज कर सकते थे एग्जीक्यूटिव के सामने। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस एक्ट का, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगर इसके तीसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनके जो नॉमिनेशन की बात की गई इस एक्ट में, और जो ये नॉमिनेशन था ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी था और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वाइसरॉय रिकमेंडेशन के बाद उन्हें अपॉइंट करेंगे, और प्रोविंशियल में जो गवर्नर हैं उस प्रोविंस के वो अपॉइंट करेंगे। लेकिन जो रिकमेंडेशंस आएंगी वो नीचे की बॉडीज़ से आएंगी, मतलब उससे लोअर लेवल से आएंगी। तो एक तरह से हमें इसमें अपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि करंटली है उसकी झलक दिखती है, और राज्यसभा की यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी झलक दिखती है कि कैसे वो एक तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, और पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ शुरू हो रहा है। और वो जो कि पिछले एक्ट में भी मैंने मेंशन किया था कि कैसे पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वहाँ से स्टार्ट होता है। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनकी लेजिस्लेटिव पावर को वापस दिया गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उस पे जो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स आएंगे वो आएंगे एक तरह से प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन
और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पे, और उन रिकमेंडेशन के बेसिस पे वाइसरॉय नॉमिनेट करेंगे। और अगर बात करें प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो गवर्नर है वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर और अदर बॉडीज़, अदर लोकल बॉडीज़ के रिकमेंडेशंस पे मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है, लोकल लोगों को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, जिससे एक तरह से कि जो कि मैंने बताया था इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि वो ये चाहते थे कि अगर पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जैसा हो सकता है कि कोई उससे भी बड़ा रिवॉल्ट आ जाए, जिससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को और परेशानियों का सामना करना पड़ सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया। अगर इस एक्ट के को हम कंक्लूड करें, या इसके जो इन अ नटसेल इस एक्ट के बारे में बात करें, तो इस एक्ट में एक तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी इलेक्शन की प्रोसेस हमें नज़र आ रही है, लेकिन इस एक्ट में इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं है। मतलब एक तरह से लिमिटेड प्रोविज़न बनाया गया था, जैसे कि अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से या म्यूनिसिपैलिटीज़ से, यूनिवर्सिटीज़ से, ट्रेड एसोसिएशन से कुछ मेंबर्स आते हैं, तो वो एक तरह से इंटरनल इलेक्शन के थ्रू ही तो आएंगे। तो इलेक्शन तो हुआ था लिमिटेड लेवल पे, लेकिन इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड का कहीं जिक्र नहीं था। इस एक्ट में जो ये प्रोसेस हुई थी, इसको एक तरह से बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन नॉमिनेशन का नाम दिया गया था, जो कि बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस थी लोकल बॉडीज़ के। साथियों, इस एक्ट में हम ये देख रहे हैं कि पूरी तरह से इंडियंस को धीरे धीरे इसमें शामिल किया जा रहा है, पर इन्हें अभी पूरी पावर नहीं दी जा रही है, जिससे ये कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर सकें। धीरे धीरे आगे आने वाले एक्ट में हम देखेंगे किस तरीके से इंडियंस को पावर मिल रही है, और उन्हें और आगे उसमें उन्होंने उस पावर का उपयोग अपने देश के लिए करना शुरू किया। तो इस वीडियो के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने उन सबको डिटेल में आपको बता दिया है। और अगर आपके मन में या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से अपना समर्थन दे सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।